गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। न्यू सब्जेक्ट जो हमारे पास है हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड। अभी तक हमने इरिगेशन को फिनिश किया हुआ था। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट विच है इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या क्या इसका मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या चीज है। गेट पे हमारे पास यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह यहाँ पे हमारे पास 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर जनरली मार्किंग जो गेट के अकॉर्डिंग है, या तो हमारे पास 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर 2 मार्क्स के जनरली पूछ, बट हमेशा पूछा जरूर जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डेफिनेटली दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। अब हाइड्रोलॉजी की बात करें, यहाँ पर हमारे पास इसमें सिलेबस क्या क्या जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है। सिलेबस में जो हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने वाले, फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन से होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट होगा हमारे पास। सेकंड हमारे पास होगा, जो सेकंड हमारे पास यहाँ पर है वो है प्रेसिपिटेशन रिलेटेड। प्रेसिपिटेशन हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा इवापोरेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन। नंबर 4 यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले होंगे वो है हमारे पास रन ऑफ एंड हमारे पास हाइड्रोग्राफ। रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ। एंड नंबर 5 जो हमारे पास टॉपिक होगा वो हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ के बाद में, जो हमारे पास एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वहां पर हमें उनको क्या डिस्कस करना होता है। जनरली वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर 5 जो हमारे पास टॉपिक होगा, यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक होगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ और यहाँ पर कह सकते हैं फ्लड राइटिंग, फ्लड राउटिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखिए है क्या क्या चीज, इनको एक बार देख लेते हैं और फिर वहां पे कंटिन्यू करें। इंट्रोडक्शन पार्ट में डेफिनेटली इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास व्हाट इज द हाइड्रोलॉजी, यहाँ पर हाइड्रोलॉजी है क्या, व्हाट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। जो कंपोनेंट्स हमारे पास है, यही हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलॉजी का जो हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, वहां पर हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। प्रेसिपिटेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, इवापोट्रांसपिरेशन वी ऑलरेडी डिस्कस इन द इरिगेशन चैप्टर, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड फ्लड राउटिंग। These are the different यहाँ पे टॉपिक्स हमारे पास है। we will discuss one by one। ओके चलिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एज पर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है वो हमारे पास होगा हमारे पास जो होगा नंबर 4। नंबर 4 में भी हमारे पास जो हाइड्रोग्राफ का जो पार्ट है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाइड्रोग्राफ वाला जो पार्ट हमारे पास है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो गेट हमारे पास गेट ईच एंड एवरी ईयर दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोग्राफ। डेफिनेटली यहाँ पर कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट डेफिनेटली दे विल आस्क फ्रॉम दिस पॉइंट हाइड्रोग्राफ। दिस इज द इंपॉर्टेंट। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस तरीके से इंट्रोडक्शन हाइड्रोलॉजी है क्या, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट क्या है, उनको एक एक करते हुए हम डिस्कस करेंगे, एक एक करते हुए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक हमारे पास है इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट, यूनिट 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज द हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी से आपको पता चल रहा है दिस इज द नेम हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो प्लस लॉजी, स्टडी ऑफ वाटर। हाइड्रो मींस वाटर, लॉजी मींस स्टडी टू समथिंग, मींस यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोलॉजी से मीनिंग क्या है, सिंपली स्टडी ऑफ वाटर। यहाँ पर हम जनरली जो हम वाटर, जो हमारे पास साइंस ऑफ वाटर जनरली हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास वाटर है डिफरेंट डिफरेंट फेस में होता है, लिक्विड फेस में भी होता है, कभी कभी हमारे पास क्या होता है सॉलिड फेस में भी होता है, हमारे पास कभी वेपर की फॉर्म में भी होता है। तो इसी का हमारे पास जो फॉर्मेशन बार बार होता रहता है वही हम हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं। हमारे पास हाइड्रोलॉजी में यहाँ पे डिस्कस क्या करते हैं कि जो वाटर किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, किस तरीके से उसका अक्रेंस हो रहा है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर के बीच में, वहां पर हम क्या करते हैं हाइड्रोलॉजी को डिस्कस करते हैं। इसी को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है सिंपल टर्म में यहाँ पे हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्या, सिंपल एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। हाइड्रोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ वाटर। Hydrology means science of water. It deals with the occurrence यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से हमारे पास सर्कुलेशन होता है, occurrence, circulation and distribution of water between earth sur- between earth's surface and atmosphere। ठीक है। So this is the hydrology. Simple definition is there. Hydrology means science of water, and it deals with the occurrence, means how to occurs the water, how to it distribute and how it circulate between the earth and atmosphere के बीच में, उसी को हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास हाइड्रोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। उसका साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारे पास क्या है, सिंपल सी हमारे पास क्या वाटर जो है हमारे पास ऑल थ्री फेज में अवेलेबल है। ऑल थ्री फेज में हमारे पास लिक्विड में भी अवेलेबल है, हमारे पास वेपर में भी अवेलेबल है, हमारे पास सॉलिड फेज में भी अवेलेबल है। तो इसका एक पूरा एंडलेस बार बार सर्कुलेशन चलता रहता है बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर के बीच, बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर के बीच में पूरा एक साइकिल चलता रहता है। इसको हम यहाँ पर बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारे पास, तो देखिए हमारे पास क्या है, water occur on Earth's surface in all three phases. In all three phases. थ्री फेजेस हमारे पास कौन कौन सी, लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड। ठीक है। वाटर अकर्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑल थ्री फेजेस, लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड, एंड दिस यहाँ पर हमारे पास इनका सर्कुलेशन होता है, एंडलेस सर्कुलेशन होता है बार बार एटमॉस्फेयर के बीच में और यहाँ पर हमारे पास कैसे होता है अर्थ सरफेस के बीच में। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप इसको देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो यहाँ पर, तो देयर इज endless circulation
of water, there is endless circulation of water between earth surface and atmosphere. This endless circulation is known as hydrological cycle. ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इस तरीके से चीज है। ठीक है, ये हमारे पास एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे हमने बात की है, हमने यहाँ पे ओनली डिस्कस किया अभी हाइड्रोलॉजी एंड व्हाट इज द हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यहाँ पे हमने दो टर्म को यहाँ पर डिस्कस किया। एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ पे डिस्कस करने से एक डायग्राम देखते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास चीजें होती है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं किस तरीके से हमारे पास ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्क करता है। यहाँ पर सपोज ये वाटर बॉडी है हमारे पास, यहाँ पर कुछ वाटर लेवल होगा इसमें, ये सपोज वाटर लेवल है, ये वाटर हमारे पास वाटर बॉडी है, सिंपल इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर क्या है, सपोज हमारे पास कोई सी वगैरह की हमारे पास क्या जनरली हमारे पास सपोज कीजिए कोई सी वगैरह या फिर लेक वगैरह, रिवर वगैरह कोई वाटर बॉडी है। सनलाइट यहाँ पर क्या होगी, अकर होगी। सपोज यहाँ पे सनलाइट इस तरीके से अकर हो रही है, सनलाइट हमारे इस तरीके से अकर हो रही है, हमारे पास सनलाइट है। ठीक है, अब सनलाइट अगर हो रही है तो हमारे पास प्रोसेस कौन सा यहाँ पर होगा, हमारे पास जैसे ही वाटर सरफेस पर हीट एनर्जी गिरती है तो वहां से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्साइटेड हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म से अब हमारे पास क्या हो जाए, स्टेट इसकी चेंज हो जाती है किससे, वेपर फॉर्म में। तो जो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए एटमॉस्फेयर में या क्या कर रहे हैं, स्पेस को ले रहे हैं, तो दिस इज फिनोमेनन इज नोन एज इवापोरेशन। तो यहाँ से हमारे पास एक प्रोसेस हो जाता है, दिस इज नोन एज इवापोरेशन। यहाँ पे हमारे पास इवापोरेशन हो रहा है। अब इवापोरेशन हो रहा है तो होगा क्या, यहाँ पर इवापोरेशन हो गया है तो हमारे पास है क्या, हमारे पास होगा ना क्या, इवापोरेशन से हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, सिंपली हमारे पास वेपर फॉर्म क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में वहां पर क्या हो रही है, स्पेस को ले रही है, स्पेस एक्यूमुलेट हो रही है वहां पर, और जैसे जैसे एक्यूमुलेट होती जाएगी वहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारे पास जनरली क्लाउड्स का फॉर्मेशन, तो सपोज क्लाउड का फॉर्मेशन हमारे पास इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, इस तरीके से हमारे पास क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर क्लाउड के फॉर्मेशन में, जो क्लाउड के फॉर्मेशन होते हैं जब हमारे पास इवापोरेशन एक लिमिट तक हो जाता है
यहाँ पर जब हमारे पास क्या होता है, वाटर फॉर्म में जो हमारे पास वेपर फॉर्म में एक लिमिट तक अचीव हो जाते हैं, उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन प्रेसिपिटेशन अगर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास उसकी फॉर्म में क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में अगेन हमारे पास अर्थ पे आके लिक्विड फॉर्म में आके प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमारे पास अकर हो जाता है इस तरीके से। ये प्रेसिपिटेशन इस तरीके से हमारे पास अगेन ये क्या हो गया, अगेन वाटर सरफेस पे हमारे पास अर्थ जो सरफेस है वहां पर हमारे पास अगेन वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में आ गया है। लिक्विड पूरी फॉर्म में हमारे पास ये अर्थ पर अकर हो गया है। अब यहाँ पर अकर हुआ है, जो प्रेसिपिटेशन अकर हुआ है, इस यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। किस तरीके से, ये देखिए, जब हमारे पास यहाँ पर फॉल अकर हुआ वाटर सरफेस पे, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं, इनफिल्ट्रेट होकर यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। बट यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे पास सोइल सरफेस में हमारे पास अवेलेबल है, कुछ मॉइस्चर, वो कुछ टाइम के बाद में क्या कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर को अगेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर हम किसी तरीके से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं यहाँ पर वाटर सरफेस वगैरह, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ सरफेस हमारे पास क्या कह सकते हो आप, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उसको क्या यूटिलाइजेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में आपको पता है इवापोर ट्रांसपिरेशन वाला जो प्रोसेस था, हमने यहाँ पर उसको इरिगेशन में पढ़ा था, पूरी डिटेल से डिस्कस किया था कि किस तरह से इवापोर ट्रांसपिरेशन होता है। इवापोर ट्रांसपिरेशन जब अमाउंट ऑफ वाटर विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ, यहाँ पर इवापोर ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस था। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से वाटर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है। द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड सरफेस, दिस इज नोन एज इनफिल्ट्रेट वाटर। इनफिल्ट्रेट वाटर, एंड दिस इनफिल्ट्रेट वाटर जो हमारे पास है, amount of water which is infiltrate into the ground, this is known as infiltrate water, and this process is known as infiltration. This process is known as infiltration. यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर विच इज जो हमारे पास कुछ समय बाद हमारे पास क्या ज्वाइन कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अल्टीमेटली ज्वाइन टू द अपस्ट्रीम आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द प्रेसिपिटेशन, दिस इज नोन एज सब सरफेस फ्लो। और यहाँ पे हमारे पास किसके से आप जो हमारे पास पढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे, दिस इज नोन एज बेस फ्लो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अल्टीमेटली ज्वाइन टू द स्ट्रीम और वट एवर द वाटर बॉडी after the long period of the precipitation is known as base flow. Okay, first of all, and the amount of water which is immediately join the water body above the surface is known as direct runoff. Direct runoff. Okay, the amount of water which is immediately joined to the upstream after the precipitation is known as direct runoff. We already discussed about the runoff term in the irrigation part, in the irrigation efficiency. वहाँ पर हमने डिस्कस किया था runoff के बारे में, and I told that we will discuss in briefly this topic in the hydrology. तो यहाँ पर हमारे पास जो direct runoff वाला जो portion है, वो यहाँ पर देखिए, अब जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं components, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या evapotranspiration अगर हो रहा है, यह हमारे पास कह सकते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन हमारे पास इस तरीके से प्रोसेस जो हमारे पास हो रहा था। तो नंबर ऑफ प्रोसेस यू यहाँ पर देख रहे हो आप, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इवापोरेशन, डायरेक्ट रन ऑफ, इनफिल्ट्रेट वाटर विच इज नोन एज फिनोमेनन इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, बेस फ्लो। यहाँ पे हमारे पास इवापोरेशन हो रहा है, सनलाइट हो रहा है, कुछ हमने यहाँ पर वाटर का यूटिलाइजेशन भी कर लिया, उसको आउटफ्लो बोल दीजिए। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से वाटर कुछ लॉस में भी जा रहा है, इसको बोल दीजिए। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, यही हम यहाँ पर हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली तरीके से। आपको पता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे हमारे पास है प्रेसिपिटेशन का हमारे पास एक अनदर टॉपिक हमारे पास, आपने बताया जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, वहां पर आप देख रहे थे
ये जो कंपोनेंट है यही हमारे पास चैप्टर है, इन्हीं को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन फर्दर क्लासेस। तो यहाँ पर हम अपकमिंग क्लासेस में फर्दर क्लासेस में यहाँ पर देखिए प्रेसिपिटेशन का एक हमारे पास टॉपिक है, हाउ टू अकर प्रेसिपिटेशन, हाउ टू मेजर द प्रेसिपिटेशन, विच नंबर ऑफ मेथड्स टू मेजर द प्रेसिपिटेशन, किस तरीके से एस्टिमेशन रेनफॉल निकालते हैं, पूरी तरीके से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इनफिल्ट्रेट हमारे पास, इनफिल्ट्रेशन का हमारे पास एक पूरा चैप्टर है। यहाँ पे हमारे पास इवापोरेशन का हमारे पास एक टॉपिक पूरा चैप्टर है। इवापोट्रांसपिरेशन का हमारे पास है, जो रन ऑफ हमारे पास हो रहे हैं, ये डायरेक्ट रन ऑफ है, इसके बारे में हमारे पास चैप्टर है। हाउ टू मेजर द रन ऑफ, हमारे पास हाइड्रोग्राफ के थ्रू जब हमारे पास रन ऑफ को मेजर किया जाता है, देन वो हमारे पास एक चैप्टर है। तो जो ब्रीफली हम इसको सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर अगर बात करें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारे पास है, फिगर इसकी बात करें, ठीक है, ये हमारा फिगर क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये एक तरीके से सिंपल एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। यहाँ पर अगेन देख रहे हैं आप, पहले वाटर है हमारा, वाटर बॉडी में आया, वो प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हुआ वेपर की फॉर्म में, अगेन वहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में आ गया, अगेन वाटर बॉडी। तो इस तरीके से एंडलेस साइकिल ये बनता जा रहा है, बार बार हमारे पास चीजें अकर हो रही है। याद रखिएगा, वाटर जो हमारे पास एक कह सकते हैं मॉलिक्यूल, जो हमारे पास विकान, जो हमारे पास इसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके, ना तो मेक कर सकते हैं ना भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर क्या है, जस्ट फॉर्म चेंज करता है, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, समथिंग लाइक इट। तो दिस इज द एंडलेस साइकिल बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर के बीच में, दिस इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, व्हाट इज द कंपोनेंट, वही कंपोनेंट हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे हमारे पास बेस फ्लो हो गया, यहाँ पे हमारे पास रन ऑफ हो गया, यहाँ पे हमारे पास इवापोट्रांसपिरेशन हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट है, यहाँ पर उन्हीं कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसको बाद में चलते हैं, एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है, तो देखिए, फर्स्ट इवापोरेशन, इवापोरेशन के बारे में हमने बताया है कि व्हेन द वाटर कम into contact with heat radiation, with heat radiation, when water comes into contact with radiation, it turns into vapor. It turns into vapor form. This process is known as evaporation. This process is known as evaporation.
इवेपोरेशन, सिंपल सा हमारे पास टर्म है ये इवेपोरेशन वाला, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास कैसे सिंपल प्रोसेस है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। यहाँ पे हमारे पास वेपर क्या होती है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास एक्यूमुलेट होती रहती है, और जब हमारे पास एक कंडीशन रीच कंडीशन पहुंच जाती है, लिमिट तक पहुंच जाती है, वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। अगेन कंडेंस का मतलब हमारे पास यहाँ पर वेपर टू लिक्विड फॉर्म, आपको कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा इन द हमारे पास साइंस क्लासेस में, आपने जनरली छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब यहाँ पे सिंपली हमारे पास वेपर टू लिक्विड फॉर्म में हमारे पास चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक इवेपोरेशन के थ्रू पे क्या हो रहा है, सिंपली लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। एक रीच तक पहुंचने के बाद में हमारे पास अगेन कंडेंस हो जाता है, अगेन वो क्या होता है वेपर टू, अगेन हमारे पास चीजें क्या होती है, लिक्विड में आ जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज यहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं यहाँ पर चीजों को, as the evaporation continues, as the evaporation continues, the amount of vapor, the amount of vapor is in an atmosphere in atmosphere goes on increasing, goes on increasing after reaching a certain point, after reaching a certain point it condenses, and comes on into the earth surface, comes into the earth surface in the solid or liquid form, in the solid or liquid form. This process is known as, this process is known as precipitation. This process is known as precipitation. हमारे पास सिंपल से एक डेफिनेशन है प्रेसिपिटेशन की, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है हमारे पास इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन हमारे पास सिंपली आपको बताया था कि अब कुछ पोर्शन, some portion of the precipitation just infiltrate or penetrate into the ground surface and increase the moisture capacity of the soil. Thus, infiltrate water is known as infiltrate. हमारे पास जो water हमारे पास penetrate हुआ है, the penetrate water is known as infiltrate water, and this process is known as हमारे पास infiltration. Infiltration का process हमारे पास क्या लगता है, सिंपली हमारे पास थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है इनफिल्ट्रेशन का,
इनफिल्ट्रेशन। तो यहां पर हमारे पास इनफिल्ट्रेशन है जब some portion of the precipitation precipitation हम शॉर्ट फॉर्म में PPTN लिखते थे। some portion of the precipitation penetrate into the ground and increase the moisture capacity, increase the moisture capacity of soil, this penetrate water is known as infiltrate water, and this process known as infiltration. This process is known as infiltration. तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास infiltration की सिंपल हमारे पास डेफिनेशन ये चीज है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम हाउ टू मेजर द infiltration, number of models, there are number of different models. This is the important part for the GATE examination. Infiltration का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द GATE पॉइंट ऑफ व्यू से। GATE में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, और यहाँ पे क्लब कर दिया जाता है एक्चुअली में हाइड्रोग्राफ वाले टॉपिक को, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक को क्लब करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आगे हमारे पास देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन के बाद में देखिए हमारे पास एक टर्म और होता है, यहाँ पर आपको बताए थे इसके बारे में, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन होता क्या है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है, अगेन इवोपरेट हो रहा है, वाटर आ रहा है, इवोपरेट हो रहा है, सिंपल ये प्रोसेस चलता जा रहा है। तो क्या होता है कभी कभी क्या हमारे पास वेजिटेशन वगैरह होती है, हमारे पास कभी कभी क्या होता है जनरल बिल्डिंग्स वगैरह होती है, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास क्या है वाटर क्या हो जाता है कुछ टाइम के लिए वहां पर होल्ड कर जाता है वेजिटेशन वगैरह की वजह से। तो जो वाटर यहाँ पर कुछ टाइम के बाद होल्ड कर जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर जब हमें होल्ड किया हुआ है वो अगेन वहां पर क्या होता है, या तो उसका यहाँ पर या तो क्या होता है उसका इवापोरेशन हो जाता है बैक टू द बस कुछ टाइम बाद में, और यहाँ पर या फिर वो ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरसेप्शन। यहाँ पर इंटरसेप्शन हो गया मतलब यहाँ पर इंटरवेंशन हो गया, सिंपली यहाँ पर कह सकते हो आप बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या वेजिटेशन वगैरह जो हमारे पास हुई है उसकी वजह से हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है होल्ड कर जाता है कुछ टाइम की वजह कुछ टाइम के लिए। तो दिस इज प्रोसेस नोन एज इंटरसेप्शन। सिंपल सा यहाँ पर प्रोसेस है, आपको बता दिया, यहाँ पर इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द इंटरसेप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रन ऑफ के बारे में। रन ऑफ की जो टॉप हमारे पास है नंबर 5, रन ऑफ। तो यहाँ पर रन ऑफ क्या है, पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन which comes on the earth surface, and reach the stream channel by above or beneath the earth surface is known as runoff। ठीक है,
सिंपली हमारे पास एक पोर्शन जो तो प्रेसिपिटेशन है वो क्या है, अल्टीमेटली जाके वाटर स्ट्रीम को क्या ज्वाइन कर लेता है। स्ट्रीम वगैरह हमारे पास रिवर वगैरह की बात करें यहाँ पर, अल्टीमेटली जाके उसको ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है जहाँ पे हमारे पास पोर्शन है प्रेसिपिटेशन, दिस इज नोन एज रन ऑफ। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो हमें इमीडिएटली डायरेक्टली ऑन द सरफेस जो अमाउंट ऑफ पोर्शन जो डायरेक्टली स्ट्रीम में ज्वाइन कर लेता है उसको बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ। एंड द पोर्शन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन which is join the upstream via water stream after the long period but ultimately join the water stream, this is known as base flow beneath the surface। यहाँ पर below the surface हमारे पास जो surface flow हमने बताया था वो हमारे पास क्या है, सिंपली यहाँ पर पार्ट है बेस फ्लो का। यहाँ पर बेस फ्लो एंड यहाँ पर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ वाला हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पर जब भी बात करते हैं हाइड्रोलॉजी में, क्योंकि ये वही वाटर है रन ऑफ वाला जो वाटर स्ट्रीम में जा रहा है, और वाटर स्ट्रीम में जो वाटर जा रहा है वही हम यहाँ यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। डोमेस्टिक पर्पस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, यहाँ पर नेविगेशन पर्पस हमारे पास हो गया, इरिगेशन पर्पस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास वाटर का यूटिलाइजेशन है, जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज द वाटर रन ऑफ। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी कि हाउ टू जनरेट द रन ऑफ, हाउ टू मेजर द रन ऑफ। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स होती है, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है इन द हाइड्रोलॉजी पार्ट। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर वेरी होते रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन सिंपली एक एनर्जी हमारे पास कैसे मास कंजर्वेशन है कि यहाँ पर सपोज किस तरीके से हमने मास कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पर है क्या चीज। यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए मास कंजर्वेशन किस तरीके से, यहाँ पर मास कंजर्वेशन किस तरीके से वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, अगेन यहाँ पर आ रहा है लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। बट I already said that we can't make the water and destroy the water। यहाँ पर हमारे पास ना तो उसको बदल, यहाँ पर ना तो बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट की फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वही चीज हमारे पास है, यहाँ पर हम वेपर की फॉर्म में ला सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या जस्ट चेंज कर सकते हैं डिफरेंट लिक्विड की फॉर्म में। तो जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है वो मास कंजर्व हो रहा है एक तरीके से, इनपुट हो रहा है आउटपुट हो रहा है इक्वल टू चेंज इन द वाटर बॉडी, यहाँ पर वही चीज हो रही है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वेशन, दिस इज नोन एज वाटर बजट इक्वेशन। आपको बताया था जब हम we are talking about the evapotranspiration, we were talking about the evapotranspiration, the irrigation class, how to measure the evapotranspiration, number of different techniques हमारे पास थे। One method was the direct method and second was indirect methods। So in the direct methods we have 4 methods was there। In the 4 method we discuss about the हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास है field हमारे पास tank lysimeter, field plot method and soil moisture relationship, और then now 4th method was the inflow and outflow method। So inflow outflow method, and that time I said that we will talk about this method in the hydrology part। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वही inflow outflow method, मींस यहाँ पर सिंपली हम क्या करें वाटर कंजर्व करने, मास फ्लो इनको करने, तो वाटर बजट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज वाटर बजट इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास सिंपल नंबर ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड इन द वाटर बजट इक्वेशन, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं, बट यहाँ पर जो हमारे पास अलग स्टेट जेईई वगैरह इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, रिसेंटली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 दे आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ वाटर बजट इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वाटर बजट इक्वेशन का सिंपल एक है और बहुत ही सिंपल है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो को चेंज इन द स्टोरेज। तो सिंपल यहाँ पर चेंज वही चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं वाटर बजट इक्वेशन। Next we have is water budget इक्वेशन। ठीक है, तो वाटर बजट इक्वेशन सिंपली मास कंजर्वेशन के बेसिस पे। तो एक लाइन इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद में डिस्कस करते हैं। The quantity of water, the quantity of water going through, the quantity of water going through different phases, different phases in the hydrological cycle, in the hydrological cycle
can be described by the continuity equation, of principle known as water budget equation, How to write the water budget equation? सिंपली मास कंजर्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिंपली मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो मास यहाँ पर लिख सकते हो आप फॉर द वाटर बॉडी, किसी वाटर बॉडी के लिए हम लिख रहे हैं फॉर द वाटर बॉडी mass inflow water mass of inflow water minus mass of outflow water is equal to change in the storage या फिर change in the mass in the water body. सिंपल, यहाँ पर हम तो कुछ कर ही नहीं, तो चेंज इन द मास ऑफ वाटर स्टोरेज. ठीक है, सिंपल सा. इस तरीके से हमारे पास जनरली आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसको डिस्कस किया होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. इनफ्लो में जब हमारे पास एक सिंपल आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में इस तरीके से इसको डिस्कस किया होगा. सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है ये इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास कुछ इनफ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटफ्लो हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, और यहाँ पे कुछ लॉसेस हो जाते हैं, आपको पता ही है बीच में कुछ लॉसेस हो जाते हैं. तो वही लॉसेस हमारे पास क्या है, चेंज इन द मास स्टोरेज के टर्म में हमारे पास बैलेंस हो जाता है. मतलब हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, कंजर्व है किसी भी तरीके से. बस वो एक तरीके से जस्ट अपनी फॉर्म को चेंजेस कर रहा है, या तो लिक्विड में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, किसी भी डिफरेंट के फॉर्मेशन में यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन है. यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम के टर्म में इसको लिखना चाहे, वॉल्यूम के टर्म में इसको लिख देते हैं एक बार, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम के टर्म की बात करते हैं यहाँ पर ज्यादातर. तो यहाँ पर क्या है, मास की बात करें तो इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड is same, then it can be written in terms of volume. तो यहां पर देखिए वॉल्यूम के टर्म में आप लिख सकते हैं यहाँ पर जनरली वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो वाटर इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडी. सिंपल इस तरीके से यहाँ पर लिखा जा सकता है इक्वेशन. एक बार देख लीजिए, यहां से नोट कर लीजिए एक बार, फिर बढ़ते आगे. ये हमारे पास आगे, इसको यहाँ पर सिंबॉलिक टर्म में भी लिख सकते हैं. यहाँ पे सिंबॉलिक टर्म में लिख दीजिए एक बार, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन द स्टोरेज. सिंपल इस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है सिंबॉलिक टर्म में. तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं.
चलते हैं आगे फिर। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर आप उसको बताइएगा, सॉल्व करके बताइएगा। उसको देखते हैं आप 5 मिनट आप सॉल्व कीजिएगा, फिर क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो यहाँ पर पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को लिख देते हैं, फिर बात करेंगे उसको। और ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, A lake had a water surface elevation. A water surface elevation of 10320 meter above datum at the beginning of month। मंथ यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मंथ है वो कोई 30 डेज का मंथ है। सपोज यहाँ पे नवंबर अज्यूम कर लिया हमने। इन दैट month the lake received an average inflow of 6 meter cube per second from the surface sources in the same period the outflow from the lake had an average value of 6.5 meter cube per second. Further in month the lake received a rainfall of 145 mm and the evaporation from the lake surface was 6.1 centimeter. Calculate the water surface elevation of the lake at the end of the month. The average area of land
द एवरेज एरिया ऑफ द लेक, लैंड हमारे पास है, लेक इज 5000 हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। बताइए जरा, कैलकुलेट करके सिंपल यहाँ पर वैल्यू है, आपको इनफ्लो माइनस आउटफ्लो यहाँ पर अप्लाई करना है। आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आपको 5 मिनट देते हैं, 5 मिनट में यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, ए लेक हैड अ वाटर surface elevation of 103.2 meter above datum at the beginning of the month. In that month, the lake received an average inflow of 6 meter cube per second from the surface sources. In the same period, at the outflow from the lake had an average value of 6.5 meter cube per second. Further, in that month, the lake received a rainfall of 145 mm and evaporation is 6.1 centimeter. So what is the surface elevation at the end of the month? How to calculate? First of all, you have to identify what is the inflow and outflow. First, outflow inflow मिल गया हमें, बस inflow minus outflow change in the storage, तो यहाँ पे water surface elevation यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा बताइए कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यूज को।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करते हैं इसको इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारे पास आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लो की आपको पता होनी चाहिए, इनफ्लो आउटफ्लो हमारे पास है कौन कौन से। यहाँ पर देखिए हमारे पास बात कर रहे थे हम, दिस इज द इनफ्लो, यहाँ पर लिखा हुआ एवरेज इनफ्लो फ्रॉम दिस सेम लेवल, यहाँ पे हमारे पास दिस इज द आउटफ्लो। नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास 145 mm रेनफॉल अकर हुआ है। वाटर बॉडी की बात करें तो रेनफॉल अकर हुआ है, इसका मतलब वाटर हमारे पास इंक्रीज होगा, एक इनफ्लो वर्क करेगा हमारे पास। इवापोरेशन हमारे पास अकर हुआ है जो 6.1 हमारे पास इवापोरेशन अकर हुआ है, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, सिंपल आउटफ्लो हमारे पास हो रहा है। चार ही चीजें आपको गिवन की भी है, बट चारों चीजें यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यूनिट इनका डिफरेंट डिफरेंट है। जब भी आपको इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो आपको बताते हैं इक्वेशन जब भी अप्लाई करते हो, इक्वेशन हमारी 1 यूनिट में होनी चाहिए, किसी भी एक यूनिट में। या तो मीटर क्यूब पर सेकंड आपको दिए हुए थे, या तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पर वाटर सरफेस एलिवेशन आपको निकालना है तो यहाँ पर जल्दी कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, या फिर सबको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, किसी में भी एक यूनिट में यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर तो किसी भी एक यूनिट में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी भी ये 1 यूनिट में, और उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन डेटा गिवन किया हुआ है। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा की बात करें तो हमारे पास इनफ्लो इन्होंने दिया हुआ था, इनफ्लो इन्होंने दिया हुआ था 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमारे पास आउटफ्लो इन्होंने दिया हुआ है 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए पर सेकेंड यहाँ पे टाइमिंग गिवन है, और आपको यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ के लिए वैल्यू गिवन की हुई थी, नवंबर मंथ के लिए आप सपोज यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, तो नवंबर मंथ के लिए आपको वैल्यू गिवन की, तो नवंबर मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो यहाँ पर हम इसको आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक बार यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टाइम ड्यूरेशन में एक बार वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 30 मंथ का 30 डेज का ये हमारे पास मंथ है, 30 डेज का हमारे पास ये मंथ है। यहाँ पर हमें 30 डेज में हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपली। 30 डेज में हमारे पास 24 आवर्स पर डे, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज को हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.592 मिलियन सेकेंड्स, मिलियन सेकेंड्स। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.592 मिलियन सेकेंड्स। यहाँ पर ये वैल्यू कट आउट हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15.552 मिलियन मीटर क्यूब। इस तरीके से यहाँ पर अगेन इसको वैल्यू पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर सेकंड से मामला है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.848 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन हो गई है। तो ये तो हमारे पास इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म से हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म से हम वापस कैलकुलेशन कर रहे हैं। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन अगर हुआ था, प्रेसिपिटेशन एज ए इनफ्लो वर्क करेगा, तो यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए। तो इनफ्लो ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, इनफ्लो ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, इनफ्लो ड्यू टू प्रेसिपिटेशन यहाँ पर हमारे पास अकर हो रहा है। यहाँ पर कैसी वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास इनफ्लो हमारे पास अकर होगा 145 mm, 145 mm हमारे पास अकर हो रहा है, तो 145 को यहाँ पर आप कन्वर्ट कर लीजिए इसके टर्म में, मीटर क्यूब के टर्म में, मीटर क्यूब के टर्म में हम सारी बात कर रहे हैं। हमारे पास एरिया इन्होंने गिवन किया था 5000 हेक्टेयर के टर्म में, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास किसके टर्म में आ गई, मीटर क्यूब के टर्म में।
तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू तो ये आ जाएगी 7.25 मिलियन मीटर क्यूब। हमारे पास नेक्स्ट आउटफ्लो ड्यू टू इवापोरेशन। ये हमारे पास वैल्यू गिवन की हुई थी 6.1 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर क्यूब में और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दिस वैल्यू विल बी 3.05 मिलियन मीटर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है, तो अब आपको यहाँ पर बाय यूजिंग वाटर बजट इक्वेशन हमारे पास क्या है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन द वाटर स्टोरेज। यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास इनफ्लो हमारे पास क्या क्या है, 15 पॉइंट जो हमारे पास कैलकुलेट होके आया था 552 प्लस यहाँ पर वैल्यू हमारे पास इनफ्लो की प्रेसिपिटेशन के थ्रू भी वैल्यू आई थी कुछ 7.25 माइनस आउटफ्लो की वैल्यू हमारे पास 16.848 प्लस आउटफ्लो हमारे पास एक और निकल के आया था विच इज 3.05 इक्वल टू चेंज इन द स्टोरेज। इस तरह से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू हमारे पास चेंज इन द स्टोरेज, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 2.905। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मीटर क्यूब में, यहाँ पे मिलियन मीटर क्यूब में वैल्यूज है, तो इसको आप बदल लीजिए 2.905 मिलियन मीटर क्यूब मतलब 10 की पावर 6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू जो थी 5000 इंटू 10 रेज़ टू पावर यहाँ पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो मीटर में निकलेगी। यहाँ याद रखिएगा डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव आने का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वाटर एलिवेशन हमारे पास इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आएगी 0.058 मीटर। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होके हो जाएगी। यहाँ पर अब वाटर सरफेस एलिवेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वाटर सरफेस एलिवेशन, वाटर सरफेस elevation at the end of the month, at the end of the month is equal to हमारे पास इनिशियली जो लेवल था 1.03 होता, 1.03 2 यहाँ पर था हमारे पास, प्लस ऐड कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आता यहाँ पर रिड्यूस हो जाता, तो 103.258 मीटर। दिस इज अवर एलिवेशन एट द एंड ऑफ द मंथ। तो सिंपल देखिए यहाँ पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमने अप्लाई किया हुआ है। सिंपल यहाँ पर जो गेम है वो है सिंपल यूनिट्स का, यूनिट्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज इट्स अ सिंपल थिंग। यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार।
तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक भी है इज स्मॉल स्मॉल सी डेफिनेशन। यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 2 डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जनरली गेट की एग्जामिनेशन जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं और अगर वाटर रिसोर्सेज सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पूछी जा सक जाती है। काफी बेसिक डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज कैचमेंट एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आने वाली है हमारे पास। कैचमेंट एरिया, this is also known as drainage basin, also known as drainage area. This is also known as watershed. ठीक है, इसकी स्मॉल से एक डेफिनेशन है। The area of land from which runoff comes into the stream is known as catchment area. Is known as catchment area. Simple definition: the area of the land from which the runoff comes into the stream is known as catchment area. देखिए समझिए एक डायग्राम से इसको, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, इससे और क्लियरिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हम बात किस चीज कर रहे हैं? सपोज हमारे पास एक स्ट्रीम है, ये नेचुरल स्ट्रीम है। नेचुरल स्ट्रीम में रिवर वगैरह कुछ भी हमारे पास है। वाटर फ्लो इस तरीके से कर रहा है। तो द area which contributes the water into the stream, यहाँ पर हमारे पास the land of area which contribute the runoff into the stream is known as कैचमेंट एरिया। ठीक है, सिंपल इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमारे पास रिवर स्ट्रीम है और यहाँ पर आपको पता है एक रिवर की हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती है। जनरली आप ट्रिब्यूटरीज वगैरह आप सुनाओगे, सपोज हमारे पास गंगा रिवर हमारे सपोज गंगा रिवर हमारे पास है, और ये नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हमारे पास है। तो ये ट्रिब्यूटरीज करती क्या है, वाटर को क्या करती है, हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है वहां से कलेक्ट करती है, जाके क्या करती है मेन रिवर में क्या करती है, क्या करती है विड्रॉ कर देती है, यहाँ पर फॉल कर देती है। तो इस रिवर में जहां से भी अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, जिस एरिया से भी, जो टोटल एरिया इज नोन एज कैचमेंट एरिया। तो एरिया ऑफ द लैंड व्हिच कंट्रीब्यूट्स द रन ऑफ इनटू द स्ट्रीम या फिर वाटर इनटू द स्ट्रीम इज नोन एज कैचमेंट एरिया। दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन एंड नंबर ऑफ टाइम्स इन द इंटरव्यूअर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कैचमेंट एरिया हमारे पास क्या, सिंपली कैचमेंट एरिया, फिर हमारे पास वाटरशेड, ड्रेनेज एरिया, हमारे पास कैसे नंबर ड्रेनेज बेसिन, यहाँ पर किसी भी हम बुझ तो कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कैचमेंट एरिया की सिंपल सी डेफिनेशन है ना। हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो रेसिडेंस टाइम। रेसिडेंस टाइम पे भी कभी कभी स्मॉल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन पूछने जाते हैं। बहुत ही स्मॉल सी डेफिनेशन है। देखिए हमारे पास है क्या रेसिडेंस टाइम की हमारे पास डेफिनेशन। रेसिडेंस टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेसिडेंस टाइम? रेसिडेंस टाइम हमारे पास है क्या चीज? रेसिडेंस टाइम हमारे पास है क्या? व्हाट इज द रेसिडेंस? हमारे पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होता है, हमारे पास कोई भी सपोज जो हमारे पास सपोज कोई प्रोसेस चल रहा है हाइड्रोलॉजिकल पार्ट का, हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन साइकिल से कोई प्रोसेस वर्क कर रहा है, इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे पास। सपोज इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेशन में क्या करेगा? लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड की वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने में जो उसने टाइम स्पेंड किया हुआ है, जो उसने टाइम क्या किया स्पेंड किया है इन द हाइड्रोलॉजिकल सब पार्ट कोई भी प्रोसेस में, तो जो टाइम स्पेंड किया हुआ है दिस इज नोन एज रेसिडेंस टाइम। सपोज यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे सपोज किसी प्रेसिपिटेशन अकर हो रहा है, प्रेसिपिटेशन क्या है? लिक्विड हमारे पास क्या है? अर्थ सरफेस पर है। तो जो लिक्विड कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, कोई एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए स्टडी करिए और हमारे पास उसने कितना टाइम स्पेंड किया है प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होने में, दिस इज नोन एज रेसिडेंस टाइम। इनफिल्ट्रेट होने में कितना टाइम उसने स्पेंड किया हुआ है, दिस इज नोन एज रेसिडेंस टाइम। यहाँ पे सिंपली रेसिडेंस टाइम का वही मीनिंग है। तो यहाँ पर कुछ है नहीं ज्यादा। रेसिडेंस टाइम हमारे पास the average time, the average time, या फिर आप इसको कह सकते हो the residence time is the average residence time is the average duration, residence time average duration for water molecule, water molecule to pass through to pass through a subsystem, to pass through a subsystem of hydrological cycle। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस तरीके से हमारे पास ये हाइड्रोलॉजिकल रेसिडेंस टाइम की क्या कह सकते हैं स्मॉल से डेफिनेशन, इसको निकाला जाता है। टी हमारे पास यहाँ पर रेसिडेंस टाइम को निकालने की बात करें तो स्टोरेज, टोटल स्टोरेज जो हमारे पास जनरली मीटर क्यूब में होता है या फिर किसी में भी डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। ठीक है, तो टाइम का यूनिट हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू निकाली जाती है रेसिडेंस टाइम की। हमारे पास एक जैसे स्मॉल सी डेफिनेशन है हमारे पास रेसिडेंस टाइम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्मॉल सा क्वेश्चन यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वो देखते हैं। न्यूमेरिकल एक छोटा सा, द वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर मॉइस्चर, द वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर मॉइस्चर is 129,000 मीटर क्यूब। यहाँ पे मॉइस्चर किलोमीटर क्यूब में आपको दिया हुआ है। एंड द फ्लो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन is 577,000 किलोमीटर क्यूब पर ईयर। कैलकुलेट द रेसिडेंस टाइम। बताइए जरा, बहुत सिंपल है ये चीजें। कैलकुलेट द रेसिडेंस, यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है रेसिडेंस टाइम
बाय यूजिंग द फॉर्मूला, सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। आपको वैल्यू गिवन की भी ऑलरेडी, एस की वैल्यू आपको गिवन की भी है 12900 किलोमीटर क्यूब। फ्लो रेट आपको गिवन किया हुआ है 577,000 किलोमीटर पर ईयर। तो रेसिडेंस टाइम विल बी एस अपॉन क्यू, एस हमारे पास वैल्यू 12900 डिवाइडेड बाय 577,000 किलोमीटर क्यूब पर ईयर। वैल्यू विल बी इन द ईयर, वैल्यू विल बी इन द ईयर। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0.022 ईयर विच इज इक्वल टू जनरल है हमारे पास इक्वल टू 8.2 डेज के बराबर होगी हमारे पास, ठीक है। 8.2 डेज के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के यहाँ पर आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते तरीके से। नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर है। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर, कंप्लीटेड। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो क्या, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हाउ टू मेजर, यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के बारे में, फिर यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो यहाँ पे नंबर यूनिट सेकंड, यहाँ पर यूनिट सेकंड हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन definition we already discussed in the first chapter. What is the definition? यहाँ पे already we discuss precipitation होता क्या है, simply हम यहाँ पर discuss in first chapter। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मतलब व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन वो ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कह सकते हैं, हमारे पास बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की वो है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास प्रेसिपिटेशन अवेलेबल होती है हर सरफेस पर। आपने जनरली यहाँ पर मेजर भी किया होगा डिफरेंट हमारे पास रेनफॉल है, जब पर रेनफॉल के लिए क्राइटेरिया फिक्स होता है।
आप ऐसे नहीं प्रेसिपिटेशन के टर्म में आप ऐसे नहीं प्रेसिपिटेशन अकर हो रहा है मतलब रेनफॉल अकर हो रहा है, इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। रेनफॉल इज अ डिफरेंट टर्म। प्रेसिपिटेशन के टर्म्स में हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, हमारे लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है कि जो जनरली ओले वगैरह जिसको हेल्स वगैरह जिसको आप बात करते हैं, स्नो की फॉर्म में भी हमारे पास यहाँ पर करते हैं। सारे टर्म्स यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के अंदर काउंट होते हैं। ये प्रेसिपिटेशन के सारे क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। रेनफॉल हो गया, स्नो हो गई हमारे पास ड्रिजल अकर हो गई, हमारे पास हेल्स अकर हो गई, हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है प्रेसिपिटेशन, वो चीज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर वही चीज बात करेंगे, यहाँ पर ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ डेटा के टर्म्स में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे पास इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रेन प्रेसिपिटेशन में जो हमारे पास फर्स्ट है वो है रेन। तो रेन के लिए हमारे पास रेन जो डिफाइन की जाती है वो हमारे पास एक तो उधर जो वाटर मॉलिक्यूल का जो हमारे पास डायमीटर है, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रेन की बात करें जो वाटर ड्रॉपलेट का जो डायमीटर है, डाया ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, डाया ऑफ वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पे हमारे पास जो क्या होना चाहिए, सिंपली इसका साइज जो होना चाहिए 0.5 mm ज्यादा होना चाहिए और लेस होना चाहिए हमारे पास 6 mm से। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट का हमारे साइज 0.5 mm से ज्यादा और 6 mm से लेस है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं रेनफॉल हमारे पास अकर हुआ है, रेनफॉल हमारे पास अकर हुआ है। ठीक है, ये तो बेस था मतलब वाटर ड्रॉपलेट के साइज पे। अब यहाँ पर बात करें रेनफॉल इंटेंसिटी के बेसिस पे इसको रेनफॉल पे डिफाइन किया हुआ है, वो देखते हैं। बेस्ड ऑन रेनफॉल इंटेंसिटी, स्मॉल सी टेबल हमारे पास अवेलेबल है इस किट में। देखिए हमारे पास यहाँ पर सिंपली बात करते हैं टाइप और रेनफॉल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमारी जनरली mm पर आवर में होती है, mm पर आवर से। यहाँ पर इसको टाइप को 3 तरह से डिफाइन किया हुआ है, लाइट, रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल एंड हेवी। हेवी रेनफॉल, लाइट रेनफॉल हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो 2.5 mm से कम होती है। यहाँ पर हमारे पास 2.5 से हमारे पास जनरली 7.5 तक चली जाती है, और यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 7.5 mm तक यहाँ पर हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी रहती है। इस तरीके से हमारे पास फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है बेस्ड ऑन द रेनफॉल इंटेंसिटी। यहाँ पर याद रखिएगा ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर ये रेनफॉल का डायमीटर, कभी कभी रेनफॉल किस कैटेगरी में डिफाइन होती है, 0.5 mm से ज्यादा एंड लेस देन 6 mm हमारे पास डायमीटर होना चाहिए इसका पार्टिकल का। हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट, साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट डी जो बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू जो है यहाँ पर लेस देन 6 mm, ग्रेटर देन हमारे पास 0.5 mm। ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब दोनों ही यहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, इसके बीच की वैल्यू हमारे पास इन्वॉल्वमेंट है। बेस्ड ऑन द रेनफॉल इंटेंसिटी, यहाँ पर हमारे पास बेस्ड ऑन द रेनफॉल इंटेंसिटी में भी कभी कभी टर्म्स पूछे जाता है। यहाँ पर कभी रेनफॉल इंटेंसिटी दे गिवन एंड दे आस्क व्हिच टाइप ऑफ रेनफॉल इज देयर, व्हिच टाइप ऑफ रेनफॉल इज अकर्ड, एंड sometimes they given light rainfall, medium rainfall, heavy rainfall value in the terms of यहाँ पर sentence के terms में, and which is intensity या which data is belongs to particularly rainfall they ask, sometimes they ask, okay। इसके बेसिस पे हमारे पास रेन के फॉल की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास स्नो के बारे में। कभी कभी यहाँ पर स्नो
स्नो वगैरह। तो यहाँ पर स्नो के बारे में हमारे पास ज्यादा स्नोफॉल जो हमारे पास अकर होती है, आपको इसमें ये भी प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर सिंपली आपको जो याद रखनी चीज है वो है एवरेज डेंसिटी। यहाँ पर एवरेज डेंसिटी ऑफ स्नो, यहाँ पर जो एवरेज डेंसिटी होती है जनरली हमारे पास एक वैल्यू थी 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। दिस इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ रेनफॉल। सिंपल सा एक टर्म हमारे पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ड्रिजल की। नंबर थर्ड वी हैव ड्रिजल। बहुत सिंपल सिंपल यहाँ पर टर्म्स है ये सारे। जनरली हम यहाँ पर हम नेचुरल नेचर में हम यहाँ पर इनको देखते हैं। ड्रिजल, व्हेन द डायमीटर वाटर ड्रॉपलेट साइज, वाटर ड्रॉपलेट साइज, इसके टर्म में हमारे पास 0.5 mm से लेस होता है। एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जो हमारे पास इंटेंसिटी जो हमारे पास होती है जनरली लेस देन 1 mm पर आवर होती है। इंटेंसिटी हमारे पास 1 mm पर आवर से लेस होती है। डायमीटर हमारे पास लेस देन 0.5 mm होता है। तो इस टाइप की जो हमारे पास रेनफॉल अकर होती है उसको बोलते हैं, जो प्रेसिपिटेशन अकर होता है उसको कहा जाता है हमारे पास ड्रिजल। सच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज ड्रिजल। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्लेज की। नेक्स्ट वी हैव इज फोर्थ टर्म ग्लेज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लेज है क्या चीज। जब हमारे पास जो टेम्परेचर हमारी जो अर्थ सर्फेस का टेम्परेचर इफ द बिलो देन 0 डिग्री और बिलो देन दिस, जनरली विंटर में आकर होता है। जनरली ग्लेज वगैरह क्या होती है, सिंपल हमारे पास आप ऐसे ओस वगैरह जिसको कहते हैं सिंपल टर्म्स में, वो चीजें हिंदी की टर्म्स में अगर बात करें। लेकिन जनरली ग्लेज हमारे पास है क्या, व्हेन द अर्थ सरफेस इज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस 0 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जब प्रेसिपिटेशन अकर होता है तो वो क्या करती है, हमारे पास जो रेनफॉल होती है वो सिंपल हमारे पास क्या होती है, आइस की कोटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। आपने ये देखा होगा विंटर्स में, जनरली विंटर्स में अकर होती है नॉर्दर्न साइड में बहुत ज्यादा। यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। वहां पर जनरली जब अगर आप साउदर्न साइड में महाराष्ट्र वगैरह एरिया में अगर बात करें तो जनरली लेस होती है। जनरली मुंबई वगैरह की बात करें तो वहां पर तो शायद विंटर वगैरह को सीन ही नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जनरली नॉर्दर्न एरिया में तो ये बहुत बार क्या होती है, अकर होती है ग्लेज। जनरली होता क्या, सिंपली वाटर सरफेस जब हमारे पास जो वाटर ड्रॉपलेट होती है comes into the earth surface and the temperature, and if the temperature of the earth surface is 0 degree or less than, then the water droplet converted into the ice coating, and this such type of ice coating is known as glaze। ठीक है, यहाँ पर वो चीज यहाँ पर मेंशन है। तो ग्लेज की हमारे पास सिंपल सी एक डेफिनेशन है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं। तो when the water droplet when the water drop come in contact come in contact with ground with ground which have which have temperature 0 degree Celsius or less, then the water surface and water droplet then water droplet converts into the ice coating into the ice coating. This coating, this ice coating is known as glaze। तो जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट इज द टर्म, ये टर्म्स है क्या चीज। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिल्स। हिल्स, ये क्या होता है? व्हेन द स्नो साइज is larger than 8 mm, then it's known as hills। ठीक है, ओलावृष्टि जिसको कहा जाता है सिंपली। अगर हमारे स्नो का जो साइज है, हमें स्नोफॉल पड़ा, अगर हमारे स्नो का साइज, अगर उसका साइज जो पार्टिकल उसको ग्रेटर देन 8 mm, देन इट्स कॉल्ड हिल्स। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है हिल्स। हमारे पास जनरली आपको पता ही होगा हिल्स वगैरह डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। तो दिस इज द हिल्स। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन थे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पे। हमारे पास सिंपल सा नेक्स्ट टॉपिक वी इज टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की ओर। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखिए टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमारे पास है क्या क्या चीज। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है इसको बोला जाता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। orographic precipitation. Second we have is convective precipitation. Third one we have is cyclonic precipitation. साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अब देखिए एक एक को समझते हैं, एक एक टर्म्स को यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट आर दिस ओरोग्राफिक, कन्वेक्टिव एंड साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरोग्राफ की बात करें तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन किस तरीके से कर होती है। देखिए सपोज नंबर ऑफ टाइम्स पूछ नहीं जाते हैं, बार बार ये काफी बार पूछ जाते हैं, तो आपको इसका टर्म्स पता होना चाहिए ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का। देखिए ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन की बात करें तो होता क्या है, ये हमारे पास कोई माउंटेन बैरियर है, माउंटेनियस रेंजेस है, हमारे पास बैरियर। हमारे पास प्रेसिपिटेशन आपको पता ही है किस तरीके से इवेपोरेशन हो रहा है, हमारे पास हो रहा है और कुछ रीच तक, जैसे रीच तक पहुंचेगा तो वापस से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज है। तो माउंटेनियस बैरियर हमारे पास तो हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ द माउंटेनियस बैरियर, माउंटेनियस बैरियर की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो वार्म्स एयर होती है, हमारे पास एयर्स होती है, क्या करती है, ट्रैवल नहीं कर पाती है आगे। क्या एक तरीके से बैरियर हमारे पास क्रिएट हो गया। इस वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करती है, सिंपली जस्ट लिफ्ट अप होती रहती है, लिफ्ट अप होती रहती है, लिफ्ट अप होती रहती है, और बाद में कुछ जैसे रीच करती है आगे जाके क्लाउड्स क्या होता है, आगे जा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द माउंटेनियस। यहाँ पर अगेन यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इन द क्वेश्चन जब हमारे पास नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन किस तरीके से कर होती है कि हाउ टू
orographic precipitation occurs because of the mountainous barrier, या फिर यहाँ पे किस तरीके से नंबर ऑफ टाइम डिफरेंट टाइम से पूछा कि व्हाट इज द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, तो वहाँ पे स्टेटमेंट आपको गिवन कर दिए होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू द माउंटेनस बेरियर। यहाँ पर बिकॉज ऑफ द माउंटेनस बेरियर क्या होता है, इस वजह से हमारे पास क्लाउड की जो फॉर्मेशन होती है वो आगे जा नहीं पाती है, आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है, आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर कंडेंसेशन अकर हो जाता है। सच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे हमारे पास ये चीज है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के बारे में। सिंपली आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास है क्या क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। नेक्स्ट बात करें कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की। तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन हमारे पास होता क्या है कि सिंपली आपको पता है जब वार्मर एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है कंपैरिजन टू कोल्डर एयर। वार्मर एयर की डेंसिटी कम है कंपैरिजन टू वार्मर एयर। अगर वार्मर एयर हमारे पास सपोज एनवायरनमेंट में है और वार्मर एयर के सराउंडिंग एरिया है उसकी डेंसिटी हमारे पास कम है, तो होता क्या है कि हमारे पास वार्मर एयर के लिफ्ट अप होती रहती है। वार्मर एयर लिफ्ट, याद रखिएगा कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कोई भी एयर जब लिफ्ट अप हो रही है तो वहां पर क्या वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं, वो अपने स्पेस छोड़ के कहीं और जा रहा है वो, तो अगर वहां पर कोई स्पेस बन रहा है तो स्पेस कम जाएगा फिलअप। तो वार्मर एयर क्या होती है हमारे पास सिंपली लिफ्ट अप होती रहती है अगर सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर वो कम है, तो वार्मर एयर हमारे पास लिफ्ट अप होती रहेगी। वार्मर एयर लिफ्ट अप होती रह रही तो हमारे पास जो कोल्डर एयर है अब उसकी वो पोजीशन को होल्ड करती जा रही है, उसकी पोजीशन जो वेकेंट पोजीशन हो रही थी उसको वहां पर वो होल्ड करती जा रही है। इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस चलता रहता है और प्रोसेस चलने के बाद में अगेन क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लाउड्स का फॉर्मेशन जैसे ही एक रीच तक पहुंचता है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो ये बिकॉज ऑफ कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज द कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन? कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द वार्मर एयर, लिफ्ट अप ऑफ वार्मर एयर बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एयर जो हमारे पास है वो और ज्यादा वार्म है बिकॉज ऑफ द वार्मिंग कंडीशन में। तो सच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज वार्मिंग या फिर कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। बात करें साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन नाम से पता चल रहा है साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन होता क्या है, लो प्रेशर जोन होता है हमारे पास। साइक्लोन हमारे पास सिंपली होता है या लो प्रेशर जोन होता है, काफी ज्यादा लो प्रेशर जोन होता है। उसमें जो इनर पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है। बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर जोन हमारे पास क्या होता है, साइक्लोनिक प्रेशर की वजह से हमारा प्रेसिपिटेशन अकर जो होती है, सच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर सिंपली इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वही चीज हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हमारे पास टॉपिक थे ओरोग्राफिक, कन्वेक्टिव, साइक्लोनिक। नाउ मेजरमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन, हाउ टू मेजर द प्रेसिपिटेशन, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, all the form of precipitation are measured as a vertical depth of water on the level surface। किसी भी हमारे पास लेवल सरफेस है जहां पर हमने प्रेसिपिटेशन रखा हुआ है तो उसको वर्टिकल डेप्थ में मेजर करते थे। आपने जनरली सुना होगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन द यस्टरडे, तो ये बोलते कभी कभी न्यूज वगैरह में हमारा 25 mm हो गया, 50 mm हो गया, 100 mm हमारे पास क्या रेनफॉल अकर हुआ। इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड एज ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो भी हमारे पास फॉर्म्स से रेनफॉल हो गई, हमारे पास स्नोफॉल हो गई, हमारे पास हेल्स हो गया, हमारे पास मेजर्ड एज ए वर्टिकल डेप्थ ऑफ वाटर ऑन द लेवल सरफेस। ठीक है, वही चीज हमारे पास यहाँ पर है। सिंपली यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑल द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन
all the forms of precipitation, all the forms of precipitation are measured as the vertical of water, vertical depth of water that would accumulated, that would accumulates on the लेवल सरफेस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास प्रेसिपिटेशन को यहाँ पर मेजर किया जाता है ऑन द लेवल सरफेस। यहाँ पर वर्टिकल डेप्थ में जनरली हम वगैरह में, सेंटीमीटर वगैरह में यहाँ पर इसको मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the precipitation instruments are यहाँ पर the instrument which is used to measure the precipitation are known as rain gauges. Rain gauges. The instrument which are used to measure the rain gauges, वो rainfall is known as rain gauges. यहाँ पर जब इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं रेनफॉल को मेजर करने के लिए, these are known as rain gauges. Rain gauges are known as different terms. Pluviometer, अभी प्लवियोमीटर भी इसको कहते हैं, ओम्ब्रोमीटर भी इसको कहते हैं, यूडोमीटर भी हम यहाँ पर इसको कहते हैं, डिफरेंट हीटोमीटर भी यहाँ पर कह सकते हैं। रेन गेजेस के डिफरेंट टर्म्स भी होते हैं, कभी कभी ये एग्जामिनेशन में पूछ भी लेते हैं। रेन गेजेस आर ऑल्सो नोन एज rain gauges are also known as ombrometer, judometer, heatometer, and pluviometer. ठीक है, these are known as also known as different names यहाँ पर हमारे पास rain gauges available होते हैं। There are two types of rain gauges are available in our practically हमारे पास two types के rain gauges हमारे पास available होते हैं, recorded type rain gauges and non recorded type of rain gauges। non recorded हमारे पास है क्या चीज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देव हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है, पहले इसको एक बार देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं।
So next we have is types of rain gauges. There are two types of rain gauges. First, we have is non-recorded type of rain gauges. इसमें हमारे पास एक आता है Simmons type. Second is recorded type rain gauge. रिकॉर्डेड टाइप रेन गेजेस में हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ आते हैं हमारे पास, एक ही बात करें टिपिंग बकेट टाइप, बकेट टाइप, थर्ड यहाँ पे हमारे पास नेचुरल सिफॉन टाइप। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रेन गेजेस है। टाइप ऑफ रेन गेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताइए दिया व्हाट इज द रेन गेजेस। रेन गेजेस आर द इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूज्ड टू मेजर द प्रेसिपिटेशन। नॉन डिकोडेड टाइप ऑफ रेन गेजेस, इन द नॉन डिकोडेड टाइप ऑफ रेन गेजेस वी only such type of rain gauges only store the water। यहाँ पर वाटर को only store the water। यहाँ पर बॉडी क्या करता है, किस तरीके से होता है इंस्ट्रूमेंट, वो आपको कल दिखाएंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट what is the non recorded type of rain gauges, they only store the water and we have to check manually कि how much water is stored in particular rain gauge या फिर particular instrument। रिकॉर्डेड टाइप रेन गेजेस में हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास क्या सिस्टम होता है जुड़ा हुआ उनसे। They directly given the value कि how much water is stored in particular type of rain gauges। तो यहाँ पर इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। We will discuss what type of यहाँ पर आप किस तरीके से एक्चुअली में किस तरीके से वहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, किस तरीके से इनको वैल्यू निकाली जाती है। ओके, तो we will discuss in the tomorrow class। तो चलते मिलते हैं फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, हमारे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास टुमारो जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी, कल क्लास होगी हमारे पास, टुमारो क्लास होगी, वहां पर डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स को, प्रेजेंटेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।